डॉम में यश और अन्य खबर का इंतजार कर रहे थे। जब नैना आर्य और ललिता को अंदर लाई तो वे तुरंत उठ गए। नमस्ते टीचर नैना। नैना ने विनम्र समूह को सिर हिलाया। वे आर्य से बहुत बेहतर थे। वे इतने शरारती नहीं थे। वह मुस्कुराए। मेरा मानना है कि तुम लोग इस ग्रह पर स्पिरिट मेटल खदान के बारे में जानते हो, है ना? सबने सिर हिलाया। हाँ, यहाँ का युद्ध का मैदान खतरनाक होगा। यहाँ काफ़ी कोर मार्शल स्टेट्स और अपर्चर ओपनिंग स्टेट्स हैं। यह अब नए छात्रों के लिए परीक्षण मैदान नहीं है। इस ग्रह पर केवल तीसरे और चौथे वर्ष के छात्र हैं। यहाँ तक कि दूसरे वर्ष के छात्र भी नहीं आए। लेकिन ये तुम्हारा परीक्षण ग्रह है, इसलिए अगली परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए मैं तुम्हें 3 विकल्प दूंगी। पहला, 26वें ग्रह पर जाओ और वहाँ के छात्रों के साथ प्रवेश परीक्षा करो। उस तरह तुम्हारे क्रेडिट और परिणाम अभी भी मिशन पर आधारित होंगे। दूसरा, इस ग्रह पर रहो और रसद करो। उस तरह तुम्हारे क्रेडिट और परिणाम मूल से 2 गुने होंगे, लेकिन ये पहले की तुलना में अधिक खतरनाक भी है। फिर नैना ने गंभीरता से कहा, तीसरा विकल्प यह है कि तुम लोग विभिन्न क्षेत्रों के युद्ध के मैदानों में प्रवेश करो। हालांकि युद्ध का मैदान क्रूर है, कुछ भी हो सकता है। मैं वास्तव में तुम्हें इस विकल्प को चुनने की सलाह नहीं देती, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे लिए यह विकल्प रखूंगी। तुम चुनो। ये सुनकर यश और अन्य थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। रितिका ने पूछा, टीचर नैना, क्या हमारे जैसे ही वर्ष के प्रोडिजी बैरक्स के प्रोडिजीज ऐसी लड़ाइयों में प्रवेश करते हैं? नैना शब्द सुनकर थोड़ी सन थी। उसने फिर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हालांकि स्थिति बहुत समान नहीं है, वे कुछ पैमानों के युद्धों से गुजरे हैं। नैना ने ललिता को देखा। ललिता कुछ महीने पहले कुछ पैमानों के युद्धों से गुजरी थी। आर्य के अलावा बाकी सब ने ललिता को आश्चर्य से देखा। आर्य ने उसे पहले कहते सुना था कि एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट वास्तव में युद्ध के मैदान पर कुछ भी नहीं था। हर जगह कोर मार्शल स्टेट्स थे। बड़े युद्धों में अपर्चर ओपनिंग स्टेट्स भी थे। युद्ध का मैदान एक मांस की चक्की था। यहाँ तक कि अपर्चर ओपनिंग स्टेट्स भी मर सकते हैं। स्पिरिट मार्शल स्टेट और एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट का तो जिक्र ही नहीं। ललिता जीवित रहने के लिए नरक से गुजरी। यही कारण था कि उसका सुधार इतना बड़ा था। इस प्रकार यश और अन्य की आंखें दृढ़ हो गईं। रितिका ने पहले कहा, टीचर नैना, मैं तीसरा चुनती हूँ। मैं भी। वे पहले ही प्रोडिजी बैरक्स में प्रोडिजीज द्वारा पीटे जा चुके थे और अब आर्य और ललिता उनसे बहुत आगे निकल रहे थे। इससे उन्हें और अधिक हताश महसूस हुआ। वे सभी प्रोडिजीज थे। कोई भी हार स्वीकार नहीं करना चाहता था। कभी कभी सम्मान जीवन से अधिक महत्वपूर्ण था। आर्य और ललिता ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। सबने तीसरा विकल्प चुना। आर्य अपनी शक्ति में आश्वस्त था, जबकि ललिता इससे गुजर चुकी थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि युद्ध के मैदान में आने वाले इन नवागंतुक में ऐसा साहस होगा। नैना की आंखें चमक उठीं और उसकी चेहरे की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसका दबंग दबाव धीरे धीरे हर किसी के खिलाफ दबाया गया। आर्य के लिए दबाव का ये स्तर हल्की हवा की तरह था। ललिता के लिए ये युद्ध के मैदान के दबाव के समान था। यश और अन्य के लिए ये पहली बार था जब वे ऐसे दबाव का सामना कर रहे थे। उन्हें लगा कि वे रेतीले तूफान में सूखे पत्ते हैं। वे अपने भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। उनके चेहरे पीले थे और उनके शरीर डगमगा रहे थे। हालांकि उनकी आंखें दृढ़ थीं और उन्होंने अपनी चेतना को बनाए रखा। अगर वे अब पीछे हट गए तो उन्हें युद्ध के मैदान पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। नैना का बल इसे वापस लेने से पहले कुछ मिनट तक चला। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। बुरा नहीं, मैं तुम्हें पास होने दूंगी। दबाव का ये स्तर केवल युद्ध के मैदान पर अपर्चर ओपनिंग स्टेज से दिखाई देगा। हर कोई पसीना बहा रहा था और डगमगा रहा था, लेकिन उनकी आंखें चमकदार थीं। उन्होंने राहत की सांस ली और मुस्कुराए। यह उनके दिमाग के लिए प्रशिक्षण था। असली शक्तिशाली लोग केवल प्रतिभा से नहीं बने थे। जब कोई अपने जीवन को निर्धारित नहीं कर सकता था और अंत तक लड़ने की इच्छाशक्ति नहीं रखता था, तो वह बस एक साधारण व्यक्ति था। नैना मुस्कुराए। वह अपने छात्रों के लिए बहुत खुश थी। फिर उसने आर्य और ललिता को देखा। मैं तुम दोनों से नहीं पूछूंगी। आर्य, तुम उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगे। आर्य, उसने बदहवासी में नैना को देखा। वह अपर्चर ओपनिंग स्टेट बॉस से लड़ने के लिए तैयार था और फिर भी उसने उसे यह बताया। यहाँ तक कि ललिता और अन्य भी सन थे। ललिता कुछ करने के लिए यश और अन्य को खुद युद्ध के मैदान पर ले जाने की योजना बना रही थी। फिर भी नैना आर्य को यहाँ छोड़ रही थी। फिर ब्लेड डीमंस का क्या? वे बहुत दयनीय होंगे। आर्य का मुंह हैंग गया। उसने दयनीयता से नैना को देखा। टीचर नैना, क्या आप वास्तव में पुनर्विचार नहीं करने वाली हैं? वह अभी बहुत मजबूत था। वह एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट क्षेत्र में क्यों जा रहा था? प्यारा अभिनय करने के लिए। नैना ने दांत दिखाए और अपनी मुट्ठी लहराए। क्या तुम आपत्ति करना चाहते हो? तुम मेरी मुट्ठी से बात कर सकते हो।
आर्य का मुंह हट गया और उसने जल्दी से कहा, मुझे लगता है कि टीचर नैना की व्यवस्था बहुत अच्छी है। टीचर नैना सुंदरता और ज्ञान का अवतार हैं। आप अद्वितीय हैं। ललिता और अन्य, उन्होंने आर्य को निशब्द होकर देखा। अगर आर्य थोड़ी देर के लिए सख्त रहता तो वे एक सुखद दृश्य देख पाते। कितनी दया की बात है। नैना ने शर्मिंदगी से अपना चेहरा खुजलाया। ये पहली बार था जब बिना दिमाग वाले किसी व्यक्ति ने उसकी इस तरह तारीफ की। उसने जल्दी से अपना हाथ लहराया और कहा, मानव जाति उस चरण में नहीं है जहां नए छात्रों जैसे तुम को युद्ध के मैदान पर उनके शक्तिशाली प्राणियों से लड़ने के लिए आवश्यक है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे सीनियर स्कूलमेट्स कैसा महसूस करेंगे? अन्य सैनिक कैसा महसूस करेंगे? उसने आर्य के कंधे को थपथपाया। मानव जाति अभी इतनी कमजोर नहीं है। अगर वास्तव में कोई आपात स्थिति है तो तुम तय करो। आर्य को थोड़ा भावुक महसूस हुआ। क्या वह उसकी रक्षा कर रही थी? चूंकि नैना ने ऐसा कहा तो वह सैनिकों की रक्षा करने की कोशिश करेगा। आर्य ने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। नैना मुस्कुराए। तो मैं पहले जा रही हूँ। मुख्यालय आदेश जारी करेगा। इन कुछ दिनों में स्थिति काफी स्थिर होनी चाहिए, इसलिए बस कुछ सुधार करने की कोशिश करो। कुछ दिनों के बाद यह इतना आरामदायक नहीं होगा। आर्य और अन्य ने सिर हिलाया। नैना को जाते देख सब शांत हो गए। वे एक असली युद्ध देखने वाले थे। माहौल तनावपूर्ण था, यहाँ तक कि आर्य भी थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा था। केवल ललिता थोड़ी शांत थी क्योंकि वह काफी लड़ाइयों से गुजर चुकी थी। ये देखकर ललिता ने कहा, यो हमारा प्रोडिजी आर्य भी नर्वस होगा। आर्य का मुंह हैंग गया। वह मुस्कुराया। पहली बार हमेशा नर्वस महसूस होगा। आखिरकार मैं अब एक सेकंड लेफ्टिनेंट हूँ, मुझे नेतृत्व करना है। ललिता, यश और अन्य। माहौल तुरंत शांत हो गया। ललिता को तुरंत अपने शब्दों पर पछतावा हुआ। ललिता ने जल्दी से विषय बदल दिया। हम युद्ध के मैदान पर जाने वाले हैं। मैं सबको कुछ उपयोगी तकनीक सिखाऊंगी। ये तुम्हें युद्ध के मैदान पर बेहतर जीवित रहने में मदद करेगा। आर्य और अन्य ने ध्यान से सुना। हालांकि आर्य मजबूत था, इन चीजों को सीखने में कोई नुकसान नहीं होगा। यश और अन्य ललिता के बहुत आभारी थे क्योंकि ये तकनीकें उनके लिए सबसे उपयोगी थीं। आधे घंटे बाद ललिता ने अपनी बात खत्म की और हर कोई शांत हो गया क्योंकि वे ललिता की कही बातों को पचाने की कोशिश कर रहे थे। फिर आर्य ने कहा, चलो आदेश आने से पहले कल्टीवेशन कर लेते हैं। सबने सिर हिलाया और कल्टीवेशन के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। आर्य अपने बिस्तर पर बैठ गया और कल्टीवेशन के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उस अपच ओपनिंग स्टेट वाले काले तेंदुए से अभी भी 4 लाल गोले बचे थे। आर्य ने अपनी मानसिक शक्ति से स्कैन किया और लाल गोलों में से एक गायब हो गया। तुरंत आर्य के शरीर में एक शक्तिशाली ऊर्जा उमड़ पड़ी। उसने भौहें सिकुड़ी और उसका चेहरा थोड़ा सफ़ेद पड़ गया, लेकिन वह बिल्कुल नहीं हिला। उसने चुपचाप ऊर्जा को पचाकर कल्टीवेशन शुरू कर दिया। मजबूत होने के लिए कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ती थी। 3 घंटे बाद आर्य ने राहत की सांस ली जब उसने एक प्रकाश गोले का उपयोग करना समाप्त कर दिया। उसने अपने दर्दनाक शरीर को आराम दिया और एक बार फिर कल्टीवेशन शुरू कर दिया। ... जब आर्य ने अपनी आंखें फिर से खोलीं तो बाहर अंधेरा था। बेस के बाहर हिंसक रेतीला तूफान मुश्किल से देखा जा सकता था। आर्य ने चुपचाप दूर के रेतीले तूफान को देखा। ये पहले से अधिक हिंसक था। क्या युद्ध शुरू हो गया था? उन रसद सैनिकों और बेस की रक्षा करने वालों के अलावा हर कोई युद्ध के मैदान पर गया था। अभी भी कोई अधिसूचना नहीं थी। स्पष्ट रूप से युद्ध का मैदान तूफान से पहले की शांति में था। आर्य ने अंगड़ाई ली और कुछ खाना खाया जो अलीशा ने उसके लिए पकाया था। उसने सोचा कि क्या उसे ईशानी और अलीशा को बताना चाहिए, लेकिन अंत में उसने ऐसा न करने का फैसला किया। आर्य को नहीं पता था कि अर्थेरा से ही युद्ध क्षेत्र के पत्रकार नामक एक पेशा था। इस गांगेय युग के युद्ध क्षेत्र के पत्रकारों ने ऐसा उन लोगों के लिए किया जो अब शांति का आनंद लेते हैं, ताकि उन्हें याद रहे कि सारी शांति सीमावर्ती सैनिकों के खून के बदले में प्राप्त की गई थी। इसने लोगों को सतर्क रखा। केवल यही हर पीढ़ी के युवाओं को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। 25वें ग्रह पर युद्ध की खबर पहले ही फैल चुकी थी। इस पल ग्रह नीलम पर आलोक, सुमन, ईशानी, अलीशा और आदित्य ने रात का खाना खा लिया था और वे स्क्रीन पर समाचार देख रहे थे। सब शांत हो गए। कुछ पलों बाद आलोक ने चिंता से पूछा, शार सिस्टम का 25वां ग्रह, क्या ये वही ग्रह नहीं है जहां आर्य अपनी प्रवेश परीक्षा के लिए गया था? सुमन का चेहरा पीला पड़ गया। उसका चेहरा चिंता से भरा था। वह एक असली युद्ध था। युद्धों में लोग मरते थे। वह कैसे चिंतित नहीं होती? ईशानी और अलीशा ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में चिंता चमक उठी। कुछ चीजें थीं जिनके लिए आपको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी, लेकिन वास्तव में अभी उनका ऐसा करने का मूड नहीं था। उन्होंने अपने फ़ोन निकाले और ग्रुप चैट को देखा। खाली संदेशों को देखकर ईशानी की आंखें सिकुड़ गईं। इस आर्य ने उसे इतनी महत्वपूर्ण बात भी नहीं बताई।
जब वह वापस आएगा तो वह उससे निपटेगी। अलीशा ने भी भौहें सिकोड़ी। सीनियर भैया ने उसे बताया भी नहीं। क्या वह सुरक्षित था? आदित्य ने भी भौहें सिकोड़ी। वह आर्य की प्रतिभा के बारे में जानता था। वह गॉड आर्ट, जो उच्च स्तरीय ऊर्जा का उत्पादन कर सकती थी, उसने ईशानी और अलीशा को सबसे मजबूत नींव बनाने की अनुमति दी। आर्य की हवा, आग और ताकत की गॉड आर्ट के साथ आदित्य ऐसे प्रोडिजी के पक्ष में था। आर्य ने अलीशा की जान बचाई थी। अगर आर्य को कुछ हो गया तो उसे पूरी जिंदगी पछतावा होगा। लेकिन युद्ध का मैदान कुछ ऐसा था जिससे हर प्रोडिजी को गुजरना पड़ता था। आर्य भी इससे बच नहीं सकता था। वास्तव में उसे युद्ध के मैदान का और भी अधिक अनुभव करना चाहिए। केवल उसी तरह वह बढ़ पाएगा। यदि आर्य ने ग्रह पर युद्ध के मैदान को चकमा देने का विकल्प चुना तो आर्य की उसकी रेटिंग बहुत गिर जाएगी। हालांकि आर्य की अपनी समझ के साथ ऐसा कोई तरीका नहीं था कि आर्य इससे बचता। आदित्य ने चिंतित अलीशा को देखा और उसका मुंह हैंग गया। ये कमीना। उसने अपना फोन निकाला और नैना को संदेश भेजा, उससे आर्य की देखभाल करने और उसे मरने न देने के लिए कहा। फोन नीचे रखते हुए आदित्य ने अपना सिर रगड़ा। क्या ये सैन्य कानून के खिलाफ जा रहा था? हालांकि वह अब स्टार स्तर का प्राणी होने के नाते इससे बाध्य नहीं था, लेकिन वह इन सब से गुजर चुका था। हालांकि अलीशा और आर्य के भविष्य के लिए उसने एक अपवाद बनाया। इस पल ब्लेड डीमंस से कुछ 100 किलोमीटर दूर सभी प्रकार की मशीनरी धीरे धीरे खड़ी की गईं, जिससे युद्ध के बेस बन गए। ये बेस बड़े नहीं थे, केवल कुछ किलोमीटर चौड़े थे। वे अस्थायी मिलन बिंदु और आपूर्ति बिंदु थे। हर दसियों किलोमीटर पर ऐसा युद्ध क्षेत्र बेस बनाया जाएगा। नैना, जो एक बेस बना रही थी, ने भौहें सिकोड़ी और अपना फोन निकाला। जब उसने संदेश देखा तो उसका मुंह हैंग गया और उसने जवाब दिया। कुणाल, लोहान और लावण्य नैना की अजीब अभिव्यक्ति को देखकर उत्सुक थे। क्या हुआ? नैना ने अपना सिर हिलाया। कुछ नहीं, यह एक बुजुर्ग का संदेश है। हर कोई उत्सुक था लेकिन पूछा नहीं। नैना निशब्द थी, उसने पहले ही आर्य की काफी देखभाल की थी। उसने एक अपचर ओपनिंग स्टेट को उस सेना के साथ रहने दिया जिसमें केवल कोर मार्शल स्टेट थे। उसे और क्या करना चाहिए था? आर्य को वापस स्पिरिट मार्शल स्टेट सेना में डाल दे। नैना उलझन में थी कि अंकल आदित्य आर्य की इतनी परवाह क्यों करेंगे। उसे कुछ समय तक पढ़ाने के बाद ऐसा लग रहा था कि उनमें भावनाएं विकसित हो गई हैं। इस बीच आदित्य ने नैना के संदेश को देखा और तुरंत हतप्रभ रह गया। आर्य के पास पहले से ही अपचर ओपनिंग स्टेट शक्ति थी। वह वहां कितने दिनों से है? ये कैसा कल्टीवेशन था? अलीशा ने ये देखा और अपनी पलकें झपकाईं। क्या हुआ पिताजी? आदित्य का मुंह हैंग गया, लेकिन अंततः उसने मुस्कान खींची और कहा, ज्यादा चिंता मत करो। आर्य अभी बहुत मजबूत है। वह अपचर ओपनिंग स्टेट शक्ति तक पहुंच गया है। वह युद्ध के मैदान में जीवित रह सकता है। अलीशा और ईशानी को तुरंत राहत मिली। दूसरी ओर आलोक और सुमन ने भी आश्वस्त महसूस किया। लेकिन फिर आलोक और सुमन अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को रोक नहीं सके। आर्य के पास पहले से ही एक अपचर ओपनिंग स्टेट शक्ति है। हालांकि उनकी शक्ति कम थी, वे राज्यों के बारे में जानते थे। एक अपचर ओपनिंग स्टेट बहुत मजबूत था। उनका बच्चा अभी यूनिवर्सिटी में अपने पहले साल में आया था, फिर भी वह पहले से ही इतना मजबूत था। सुमन खुशी से भरी थी और उसने आलोक के कंधे पर थप्पड़ मारा। क्या तुमने सुना? मेरा अच्छा बेटा इतना मजबूत है। उसने कल अपने दोस्तों को दिखाने का फैसला किया था। आलोक अजीब तरह से मुस्कुराया। तुम्हारा बेटा मेरा बेटा है। तुम किस बात का दिखावा कर रही हो? बेशक, आलोक ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आदित्य ने ईशानी और अलीशा को देखा। तुम दोनों बिल्कुल चौंके क्यों नहीं? ईशानी मुस्कुराए। भैया ने हमें कुछ दिन पहले बताया था। आलोक और सुमन। उसने ईशानी और अलीशा को बताया लेकिन उन्हें नहीं बताया। क्या यह आपके बच्चे के बड़े होने का एहसास था? आदित्य भी निशब्द था। उसे परवाह नहीं थी कि आर्य ने उसे अपनी शक्ति नहीं बताई, लेकिन ये कि आर्य ने गुप्त रूप से अलीशा से बात करने की हिम्मत की। क्या उसने उसे पहले बहुत हल्के में पीटा था? आर्य और अन्य लोग कार में दाखिल हुए। अंदर पहले से ही 100 से अधिक सैनिक मौजूद थे। जब आर्य और उसका समूह चढ़ा तो उन्होंने उत्सुकता से देखा। आर्य और उसके समूह ने सबकी नज़रों के नीचे एक सीट ढूंढ ली। इन बड़ी ट्रांसपोर्टर कारों के अंदर की जगह विशाल थी। कम से कम अंदर भीड़ नहीं थी। कार शुरू हुई और शहर के द्वारों की ओर बढ़ी। व्यापारी और साहसी लोग सदमे में देख रहे थे क्योंकि ट्रांसपोर्टर जहाज़ों का विशाल बेड़ा निकल रहा था। ओह शिट, एक और लहर। वे क्या कर रहे हैं? ब्लेड डीमन बेस से लड़ रहे हैं। कुछ ही दिन पहले एक लहर गई थी, है ना? ऐसा लगता है कि युद्ध वास्तव में शुरू होने वाला है। 3 साल में पहली बार मैंने ये देखा है जब से मैं यहाँ हूँ। बहुत अच्छा नहीं है। क्या करें? क्या हमें चले जाना चाहिए? चलो चलते हैं। कहा जा रहा है कि बाहर लॉकडाउन बहुत सख्त है। हम नहीं जाएंगे। हम रुकेंगे और पहले देखेंगे।
शायद अमीर बनने का अवसर है। कुछ लोगों ने अपनी कंपनी या टीम से संपर्क किया, जाने की योजना बना रहे थे। उन साहसी लोगों ने दूर से स्थिति का आकलन करने की योजना बनाई। यदि उन्होंने सेना की आवाजाही में बाधा नहीं डाली तो सेना परवाह नहीं करेगी। शायद तब तक उन्हें सेना द्वारा काम पर रखा जाएगा और कुछ पैसे कमाएंगे। जहाज़ों ने बेस छोड़ दिया और पूर्व की ओर बढ़ गए। ट्रांसपोर्टर वाहन हवा में तैरता हुआ युद्ध के मैदान के बेस की ओर चला गया। आर्य ने न बदलते दृश्य को बाहर देखा। यह उबाऊ हो रहा था, इसलिए उसने उत्सुकता से सैनिकों को देखा। उनकी अभिव्यक्तियां अलग अलग थीं। कुछ शांत और युद्ध के लिए तैयार दिख रहे थे, कुछ पीले और पसीने से तर दिख रहे थे। उनके बगल में बैठा एक गोल चेहरे वाला युवा सैनिक कांप रहा था। यह आदमी शायद एक नया रंगरूट था। नए सैनिकों के लिए इसका सामना करना दुर्भाग्यपूर्ण था। युद्ध के मैदान पर नए रंगरूटों की मृत्यु दर सबसे अधिक थी। एक लड़ाई के बाद वे विकसित हो जाएंगे। इस पल वे शांत अनुभवी सैनिक नए रंगरूटों के साथ संवाद करने लगे, उन्हें युद्ध के मैदान में जीवित रहने का अनुभव सिखाने लगे। ललिता ने उन्हें पहले सिखाया था, लेकिन अनुभवी सैनिकों की रणनीति अधिक प्रभावी थी। आखिरकार वे ललिता की तुलना में बहुत लंबे समय से युद्ध के मैदान पर थे। आर्य ने ललिता को अजीब तरह से देखा। वह उस दिन बहुत गर्वित थी। ललिता ने आर्य को घूरा और बात नहीं करना चाहती थी। गोल चेहरा वाला एक दाढ़ी वाले आदमी से बात कर रहा था। बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? रोहन। रोहन बोलू। रोहन ने अपने पीले चेहरे से पसीना पोंछा और फिर पूछा, और आप? अच्छा नाम है, तुम पर जचता है। मैं विक्रम हूँ। आगे मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि युद्ध के मैदान पर कैसे जीवित रहना है। लगभग 1 घंटे बाद विक्रम ने समाप्त किया और अभी भी नर्वस रोहन को घूरा। क्या तुम समझ गए? रोहन गोलू ने अपना सिर हिलाया। विक्रम ने रोहन के कंधे को थपथपाया और दांत दिखाए। युद्ध के मैदान पर मेरे पीछे रहना। रोहन थोड़ी देर के लिए शांत हो गया और फिर कृतज्ञतापूर्वक विक्रम को देखा। धन्यवाद। विक्रम ने अपना हाथ लहराया और मुस्कुराया। ये बस एक सैन्य परंपरा है। तुम अपनी अनिवार्य सैन्य सेवा दे रहे हो, है ना? रोहन ने सिर हिलाया। हे, तो तुम वास्तव में बदकिस्मत हो। यह एक बड़ा दृश्य होने वाला है। नए सैनिकों को मानसिक रूप से टूटने का खतरा होता है। फिर विक्रम ने अपने हाथ से विस्फोट का संकेत दिया और रोहन पर मुस्कुराया। रोहन का पूरा शरीर कांप रहा था। आर्य और अन्य निशब्द थे। विक्रम ने आर्य और अन्य की अभिव्यक्ति देखी। आर्य को सलाम करने से पहले उसने दांत दिखाए। नमस्ते, सेकंड लेफ्टिनेंट आर्य। आर्य सन था, आप मुझे जानते हैं। विक्रम ने दांत दिखाए। हम अनुभवी सैनिकों के पास जानकारी के अधिक स्रोत हैं। तुम वही हो जिसने ब्लेड डीमन प्रोडिजी को पकड़ा और स्पिरिट मेटल खदान को पाया। तुमने 2 अपच ओपनिंग स्टेट ब्लेड डीमंस को भी मार डाला। विक्रम ने अपना अंगूठा उठाया। सेकंड लेफ्टिनेंट आर्य वास्तव में बहुत अद्भुत है। आर्य, यह आदमी स्पष्ट रूप से उसकी तारीफ कर रहा था, लेकिन उसे ऐसा क्यों लगा कि उसे इसके बजाय कोसा जा रहा था? इस बीच रोहन ने आर्य को सदमे में देखा। ओह माय गॉड, क्या मैं जाग नहीं रहा हूँ? इतने युवा व्यक्ति ने अपच ओपनिंग स्टेट्स को मार डाला और स्पिरिट मेटल खदान पाए। ऐसा प्रोडिजी उसके बगल में बैठा था, इतना नर्वस, यहाँ तक कि अन्य नए रंगरूटों ने भी आर्य को सदमे में देखा। अनुभवी सैनिकों ने एक स्वर में आर्य को सलाम किया। नमस्ते, सेकंड लेफ्टिनेंट आर्य। आर्य ने जो किया वह उनके सम्मान के योग्य था। वाहन में माहौल शांत था। यश ने देखा कि उन महिला नए रंगरूटों ने आर्य को चमकती आंखों से देखा। उसका मुंह हेंट गया। वह इससे बहुत ईर्ष्या करता था। उसे ऐसा उपचार कब मिल सकता था? ललिता ने शर्मिंदा आर्य को देखा। यह आदमी और भी अधिक घमंडी होने जा रहा था। ये कष्टप्रद था। विक्रम ने रोहन की छाती थपथपाए और दांत दिखाए। मैं तुम्हारे साथ पहले मजाक कर रहा था। हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेकंड लेफ्टिनेंट आर्य हमारे साथ उसी बेस में है। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि वह यहाँ है। बस सावधान रहना और तुम अपनी पहली लड़ाई में जीवित रहने में सक्षम होने चाहिए। रोहन को बस कुछ एहसास हुआ। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति होने के साथ जो अपच ओपनिंग स्टेट को मार सकता था, उसके पास जीवित रहने का लगभग 100% मौका था। बढ़िया। आर्य उस भरोसे और सम्मान को महसूस कर सकता था जो विक्रम उसके लिए रखता था। वह थोड़ा चिंतित था। उस पर इस तरह भरोसा करना बहुत अच्छा नहीं था। वह कोई नायक नहीं था और न ही उसे लगा कि वह अजेय था। यह विश्वास बहुत भारी था। आर्य ने अपना सिर खुजलाया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अब दबाव बहुत बड़ा था, लेकिन वह एक अपच ओपनिंग स्टेट था, उन्हें साथ ले जाना मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? ... एक दिन बाद वाहन ने ग्रह के आधे रेगिस्तान को पार कर लिया। ऐसे काफ़ी जानवर थे जिन्होंने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन आर्य के अलावा उनके साथ एक और अपच ओपनिंग स्टेट था। कुछ चीख छोड़ने के बाद वे जानवर खुशी खुशी भाग गए। इस पल वाहन कंपनी अचानक 3 दिशाओं में विभाजित हो गई।
आर्य का वाहन युद्ध के मैदान की रेखा के साथ गया और मुड़ गया। 2 बार मुड़ने के बाद उनकी वाहन कंपनी ढीली हो गई। वाहन अपने संबंधित युद्ध के मैदान बेस में चले गए। बेस छोटा था, लेकिन ये सभी प्रकार की तोपों से भरा हुआ था। बेस के ऊपर एक मोटी स्पिरिट पावर्ड बाधा रखी गई थी। जैसे ही वे उतरे, एक परिचित आवाज आई, जूनियर स्कूलमेट आर्य यहाँ। शब्दों को सुनने के बाद आर्य और अन्य मुड़े। इससे उनका ध्यान वांग वेन्जे और 3 अन्य लोगों की उपस्थिति पर गया। बाद वाले समूह के किनारे जिलिन हाथ हिला रही थी। आर्य अपनी कंपनी के साथ चेहरों पर मुस्कान लिए वहां गया। सीनियर स्कूलमेट्स, आप तीनों भी इस बेस पर हैं। वांग वेन्जे ने समझाया, हर बेस को सुरक्षा के लिए शक्तिशाली लोगों की आवश्यकता होती है। ये ब्लेड डीमंस के घात को रोकने के लिए किया जाता है। जब लड़ाई शुरू होगी तो हम तुम लोगों के साथ नहीं रह पाएंगे। आर्य और अन्य ने समझ में सिर हिलाया। वांग वेन्जे की शक्ति अपर्चर ओपनिंग स्टेट थी। दूसरी ओर जिलिन और एंड्रू की शक्तियां अपर्चर ओपनिंग स्टेट के करीब पहुंच रही थीं। अगर वे लड़ते तो ऐसी शक्तियों के दुष्प्रभाव आसपास के सैनिकों को मारने के लिए पर्याप्त हो सकते थे। ये ब्लेड डीमंस के लिए भी समान था। इस प्रकार अपर्चर ओपनिंग स्टेट और मोर्टल इवोल्यूशन स्टेट की लड़ाई आकाश में की जाती थी। इस बीच प्लेनेटरी स्तर के योद्धाओं की लड़ाई अंतरिक्ष में होती थी। भले ही आर्य का सामना किसी शक्तिशाली ब्लेड डीमन से हो, उसे हवा में जाना होगा जब तक कि वह ब्लेड डीमन को तुरंत मारने में सक्षम न हो। परिणामस्वरूप आर्य ने उलझन में पूछा, लड़ाई कब शुरू होगी? वांग वेन्जे का चेहरा गंभीर हो गया। कल। आर्य और उसका समूह चौंक गए। इतनी जल्दी? वे अभी अभी आए थे। उनके पास तैयारी का समय भी नहीं था। वांग वेन्जे ने सिर हिलाया। खबर है कि उनके सुदृढ़ीकरण रास्ते में हैं। हालांकि हमारे पास भी सुदृढ़ीकरण आ रहे हैं, लेकिन जब लड़ाई अधिक तीव्र होगी तो यह अधिक समस्याग्रस्त होगा। हर बेस को एक उपकरण दिया जाएगा जो पास के स्पिरिट मेटल का पता लगा सकता है। वे लोग रुके रहेंगे। तुम लोगों को बेस में जल्दी से घुसने का रास्ता खोजना होगा। आर्य और अन्य काफी निशब्द थे। उद्धरण चिन्ह ... ये बहुत मुश्किल लगता है। आर्य ने सोचा कि उन्होंने ब्लेड डीमन बेस में कुछ जासूस लगाए हैं, जिसका मतलब था कि वे युद्ध के दौरान कुछ दिलचस्प जासूस मिशन खेल सकते थे। अंत में उन्हें सीधे हमला करना पड़ा। रक्षात्मक पक्ष के बजाय हमलावर पक्ष को चुनने के कुछ नुकसान थे। वांग वेन्जे मुस्कुराया। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, ज्यादा समय नहीं है। हम उन्हें स्पिरिट मेटल को दूर भेजने नहीं दे सकते। आर्य का मुंह हैंड गया। इस पल एक जोर की दूर की आवाज आई। एक भयानक बल एक शक्तिशाली हवा में बदल गया और उमड़ पड़ा। सबने उधर देखा। इस दूरी में चमक और पृथ्वी को चौंकाने वाले विस्फोट थे। जमीन कांप रही थी। वे नए छात्र खड़े रहते हुए भी डगमगा रहे थे। इतनी दूर से इसे महसूस करने के लिए ये किस स्तर की शक्ति थी? अगर वे करीब होते तो वे निश्चित रूप से मर जाते। युद्ध का मैदान वास्तव में डरावना था। आर्य ने कहा, यह वह शराबी है। खांसा, टीचर नैना। उसके बोलने के बाद वांग वेन्जे का चेहरा अजीब हो गया। वह आर्य से आधा कदम दूर चला गया। बाकी सबने भी पीछा किया। आर्य का मुंह हैंड गया। इससे उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची। जिलिन ने सुनहरी रोशनी को डरते हुए देखा। टीचर नैना ने शायद इसे नहीं सुना, है ना? वांग वेन्जे का मुंह हैंड गया। हम उससे काफी दूर हैं और वह अभी लड़ रही है। उसने शायद इसे नहीं सुना। तीनों ने एक दूसरे को देखा और राहत महसूस की। फिर एंड्रू ने आर्य की पीठ थपथपाए। जूनियर स्कूलमेट आर्य, कुछ चीजें हैं जो तुम्हें नहीं कहनी चाहिए। एंड्रू का स्वर दर्द से भरा था, जैसे वह किसी दर्दनाक याद को याद कर रहा हो। आर्य अजीब तरह से खांसा। वांग वेन्जे ने समझाया, अब उनके बेस पर 4 यंग ड्यूक्स हैं। टीचर नैना ने कहा कि वे पहले अपने बेस की कुछ ऊर्जा बर्बाद करेंगे। उस तरह उनकी रक्षा और अपराध कमजोर हो जाएगा। इस पल यश ने बदहवासी में पूछा, सीनियर स्कूलमेट, बेस हमसे कितनी दूर है? वांग वेन्जे ने यश को उलझन से देखा। 500 किलोमीटर। क्या बात है? 500 किलोमीटर। लड़ाई 500 किलोमीटर दूर थी, और भले ही ये केवल एक दुष्प्रभाव था, यहाँ एक बड़ी हवा बनाई जा सकती थी। क्या ये यंग ड्यूक्स की शक्ति थी? ये बहुत भयानक था। वांग वेन्जे मुस्कुराया। अगर तुम लोग कड़ी मेहनत करते हो तो तुम भी ऐसा कर सकते हो। हालांकि वे जरूरी नहीं कि यंग ड्यूक्स हों, लेकिन एलीट क्लास में फेडरल यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों में प्लेनेटरी स्टेट तक पहुंचने की क्षमता है। क्या वे वास्तव में एक बन पाएंगे, यह उनके भाग्य पर निर्भर करेगा। ठीक है, पहले वापस जाओ। लड़ाई कल शुरू होगी। यह आसान नहीं होगा। आर्य और अन्य ने सिर हिलाया। वे बाकी सैनिकों के साथ इकट्ठा होने के लिए आगे बढ़े। ... अगली सुबह सैनिक फिर से चौराहे पर जमा हो गए। बेस के सभी सैनिक आए। आर्य गठन के अंदर खड़ा था। उसके चारों ओर ललिता और उसके समूह के बाकी लोग थे। किनारे पर कल के 100 सैनिक थे। पूरे गठन में शायद कुछ हजार लोग थे।
कुल मिलाकर इस युद्ध के मैदान पर शायद कुछ लाख सैनिक थे। गणना से आर्य थोड़ा सन महसूस कर रहा था। ये केवल एक सौर मंडल के भीतर एक ग्रह पर युद्ध का मैदान था और पहले से ही कई सैनिक लड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी इंसान थे। इस पल एक प्रथम लेफ्टिनेंट जो इस बेस के लिए जिम्मेदार था ने अंतिम मिनट की लामबंदी की। हर कोई इस युद्ध का उद्देश्य जानता है। मुझे आपको याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि स्पिरिट मेटल्स कितने कीमती हैं। मैं कोई शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता। हम सैनिक हैं और चूंकि हम सैनिक हैं, हम मानवता के लिए लड़ते हैं। एक उच्च स्तरीय कोर मार्शल स्टेट की पूर्ण शक्ति वाली दहाड़ चौराहे पर दसियों किलोमीटर से अधिक तक पहुंचने के लिए पर्याप्त थी। कमजोर सैनिक सदमे से चक्कर खा रहे थे। कुछ हजार सैनिक एक स्वर में दहाड़े, मानवता के लिए। दहाड़ती आवाज ने आकाश में रेतीले तूफान को फाड़ दिया। विभिन्न बेसों से बिना रुके दहाड़ें सुनी जा सकती थीं। मानवता के लिए। युद्ध के मोर्चे पर हो रहे युद्ध में एक विशाल बेस था जो व्यास में दसियों किलोमीटर था। ये पूरी तरह से काला और तेज था। इसके किनारे भयानक थे। बेस से काला धुआं निकल रहा था। बेस के बीच में स्थित सबसे बड़ी इमारत के एक कमरे में ब्लेड डीमन से भरा एक कमरा चुप था, क्योंकि उन्होंने शीर्ष पर बैठे ब्लेड डीमन को देखा जिसने काला कवच पहना हुआ था। इस ब्लेड डीमन की आंखें बंद थीं। वे अपने बेस में भी इंसानों की दहाड़ सुन सकते थे। माहौल भारी था। कुछ पलों बाद ब्लेड डीमन ने अपनी खून जैसी ठंडी आंखें खोलीं। तैयारी करो युद्ध के लिए। ब्लेड डीमंस के बेस से दसियों किलोमीटर आगे मानव सैनिक लामबंद हो रहे थे। सैनिकों के चेहरे या तो गंभीर थे या नर्वस, लेकिन वे सभी हल्के धुएं में घिरे विशाल बेस को घूर रहे थे। नैना और अन्य यंग ड्यूक्स सेना के मजबूत लोगों के साथ हवा में तैर रहे थे। शक्तिशाली बल क्षेत्र ने रेतीले तूफान को भी रोक दिया। इस पल नैना ने एक शराब निकाली जो सुनहरी रोशनी के साथ चमक रही थी। उसने ढक्कन खोला और तुरंत अच्छी शराब की गंध हवा में फैल गई। नैना ने पूरी बोतल पी ली। गल्प गल्प। हाँ, नैना का चेहरा थोड़ा लाल था। उसकी तारों जैसी आंखें धीरे धीरे सुनहरी हो गईं। उसका हाथ सुनहरी रोशनी के साथ चमका और क्रिस्टल बोतल धूल में बदल गई और हवा में बिखर गई। वह एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर मुस्कुराए। बूढ़े डेरी, चलो शुरू करते हैं। डेरी को उसके शब्द सुनकर सन महसूस हुआ। उसने फिर लिनकून, लोहान और लुइसा पर नजर डाली। इस पल लिनकून के काले बाल धीरे धीरे खून के रंग में बदल गए। इस तरह के बदलाव के साथ खून की एक घृणित गंध आ रही थी। लोहान ने अपने चारों ओर बर्फीली ची उत्सर्जित की। हवा में समय समय पर बर्फ बन रही थी। लुइसा सुनहरे रंग के साथ चमकी। ये नैना की दबंग सुनहरी रोशनी से अलग थी। उसकी रोशनी गर्म और अधिक आरामदायक थी। तीनों ने बूढ़े डेरी को सिर हिलाया। लिनकून ने ब्लेड डीमन बेस को घूरा। 2 दिनों के उनके निरंतर हमलों के बाद बाधा अनिवार्य रूप से खराब हो गई थी। बेस में चीखे फटने को महसूस करते हुए लिनकून की आंखें खूंखारता के साथ चमक उठीं। बूढ़े डेरी, मैं अब और विरोध नहीं कर सकता। वे ब्लेड डीमन कमीने भी इसे अब और नहीं रख सकते, है ना? बूढ़े डेरी ने गंभीरता से सिर हिलाया। चलो चलते हैं। ब्लेड डीमन बेस में 100 से अधिक आकृतियां बाहर निकलीं और हवा में उड़ गईं। यहाँ लड़ना दोनों पक्षों के लिए अच्छा नहीं था। उनके सैनिक जमीन पर थे। ये देखकर कि शक्तिशाली लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया है, आर्य का कमांडर दहाड़ा। चार्ज। शक्तिशाली लोग हवा में लड़े। जो स्पेसशिप करीब आए वे तुरंत फट जाएंगे। हालांकि जमीन पर तोपों पर कोई असर नहीं पड़ा। चार्ज करने वाले सैनिकों का समर्थन करने के लिए सभी प्रकार की तोपें स्थापित की गई थीं। ब्लेड डीमंस के कोर मार्शल स्टेट्स की आंखें भयंकर थीं, क्योंकि उन्होंने हवा में सभी प्रकार की तोपों को रोक दिया। ब्लेड डीमन बेस की तोपों ने भी मानव सैनिकों पर जवाबी गोलीबारी की। इस बीच मानव कोर मार्शल स्टेट्स भी तोप के हमलों को रोक देंगे। दसियों किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए केवल कम समय की आवश्यकता होगी। जैसे जैसे मानव सैनिक करीब आए, ब्लेड डीमन कमांडर शहर की दीवार के ऊपर दहाड़े। इसके बाद बेस खुल गया और ब्लेड डीमंस बाहर निकल आए। ब्लेड डीमन ने अंततः बेस के बाहर लड़ने का विकल्प चुना। स्पिरिट मेटल बेस में स्पेसशिप में था, सुदृढ़ीकरण का इंतजार कर रहा था। एक और विचार यह है कि बाधा के बिना शहर की दीवार मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए केवल थोड़ी ऊंची बाधा थी। ब्लेड डीमंस और मानव सैनिक टकराए। युद्ध की दहाड़ की आवाज़ें आकाश तक पहुंच गईं। रेतीले तूफान ने आकाश को ढक लिया, क्योंकि मारने वाली ची फैल गई। जमीन कांप रही थी। दूर के जानवरों ने इस ची को महसूस किया और जल्दी से भाग गए। युद्ध के मैदान के बाहर जो इंसान लड़ाई देखने आए थे वे चौंक गए। यदि वे ऐसी लड़ाई में प्रवेश करते तो वे निश्चित रूप से लंबे समय तक जीवित नहीं रहते। ज्यादा दूर नहीं, युद्ध क्षेत्र के पत्रकार इस लड़ाई को प्रसारित कर रहे थे। अनगिनत रक्तपात और जान गंवाने वालों को रिकॉर्ड किया गया और संघीय युद्ध साइट पर डाल दिया गया।
संघीय युद्ध साइट में युद्धों के बारे में सभी खबरें थीं। जीत और हार, तीव्र और आसान लड़ाई थी। वे माता पिता जो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे सेना में शामिल हों, उन लड़ाइयों की तलाश करते थे जहां पूरी मानव सेना नष्ट हो गई थी। देखो, ये कितना खतरनाक है और तुम अभी भी सेना में शामिल होना चाहते हो। युद्ध स्थल में सभी प्रकार के लोग मिल सकते थे, गर्म खून वाले युवा, युद्ध क्षेत्र के पत्रकार, यादृच्छिक ब्राउज़र, सैनिकों का परिवार और यहाँ तक कि पागल युद्ध प्रेमी भी। 25वें गृह युद्ध का प्रसारण शुरू हो गया था। आलोक और अन्य ने इसे देखने के लिए ब्रेक लिया। वे जानते थे कि आर्य मजबूत था, लेकिन वे अभी भी चिंतित थे। दृश्य ने विशाल दूर के ब्लेड डीमन बेस, साथ ही मानव सैनिकों को दिखाया। उबलते माहौल और भयानक शॉकवेव्स ने स्क्रीन के पीछे होने के बावजूद काफ़ी दर्शकों को हिला दिया। इस पल एक खूबसूरत युद्ध क्षेत्र की पत्रकार रिपोर्टिंग कर रही थी। मुझे आश्चर्य है कि आर्य कैसा है, मैं उसे इतने सारे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं देख सकती, सुमन ने सोफे पर कहा। इस समय आर्य युद्ध के मैदान पर खड़ा था, अपने हाथ की एक लहर के साथ। हर ब्लेड डीमन जो उस पर झपटा, उसे जमीन में सिर के बल गाड़ दिया गया। वे कोर मार्शल स्टेट्स लड़ने के लिए कम ऊंचाई पर उड़ गए थे। दूसरी ओर जो जमीन पर रहे वे एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट और उससे नीचे थे। इस तरह वह बेहद सन्न महसूस कर रहा था। जब उसने एक ब्लेड डीमन को, जो एक एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 9 था, जमीन में गाड़ दिया, तो सभी ब्लेड डीमंस ने उसे ऐसे देखा जैसे वह शैतान हो। वे उससे दूर भाग गए। इससे आर्य को उदासी महसूस हुई। कुछ 100 मीटर के दायरे में एक भी ब्लेड डीमन नहीं था। ब्लेड डीमंस के बिना मानव सैनिकों को उनके पीछे जाने की जरूरत थी और इसलिए वे भी वहां नहीं थे। इस प्रकार उसके आसपास कुछ 100 मीटर के भीतर की जगह खाली रही। वह जहां भी गया, ये खाली जगह उसके पीछे पीछे आए। वह बहुत निशब्द था। वह एक मानव सैनिक था। आओ उससे लड़ो। ये सब उस शराबी की गलती है। वह ललिता और अन्य की स्थिति को ध्यान से देख रहा था। हालांकि वह ऊब महसूस कर रहा था, फिर भी वह संभावित छिपे हुए ब्लेड डीमन पावरहाउस के बारे में सावधान था। कुछ बार स्कैन करने के बाद आर्य ने निराशा में पाया कि कोई शक्तिशाली प्राणी नहीं छिपा था। इस प्रकार खुद में एक क्षण जोड़ने का उसका सपना चला गया। कुछ 100 मीटर दूर ललिता एक एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 8 ब्लेड डीमन से लड़ रही थी। ये ब्लेड डीमन कल्टिवेशन स्तर के मामले में उससे अधिक मजबूत था, लेकिन उसकी आंखें रोशनी से चमक उठीं और उसने ब्लेड डीमन के हर हमले को देखा। अपनी आंदोलन तकनीक के साथ वह आसानी से अंदर और बाहर जाती हुई लग रही थी। ब्लेड डीमन को मारने में उसे बस कुछ ही समय लगेगा। ललिता के पास अब एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 3 शक्ति थी। अपनी गॉड आर्ट बफ के साथ उसकी युद्ध शक्ति और भी बढ़ गई। यहाँ तक कि एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 8 भी उसके लिए कोई मुकाबला नहीं था। इस पल एक और एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 8 अचानक ललिता के पीछे दिखाई दिया। उसके हाथ के ब्लेड चमक गए क्योंकि वह हमला करने की तैयारी कर रहा था। इस पल एक हरी हवा उसके चारों ओर घूम गई और वह बिल्कुल नहीं हिल सका। ब्लेड डीमन, क्या हुआ? फिर ब्लेड डीमन ने खुद को अपनी बाईं ओर उड़ते हुए पाया। उसने वहां देखा और आर्य को उस पर मुस्कुराते हुए देखा। उसकी आंखें आतंक में चौड़ी हो गईं। ओह शिट, ये वह शैतान है। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि इस आदमी ने उसके कप्तान को जमीन में गाड़ दिया। ये शैतान था। ब्लेड डीमन दहाड़ा और भागना चाहता था, लेकिन वह बिल्कुल नहीं हिल सका। आर्य इस ब्लेड डीमन पर मुस्कुराया। छोटे भाई, डरो मत, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूं। इस आदमी ने घात लगाने की कोशिश की। क्या ये नियम के खिलाफ नहीं था? आर्य की आंखों में एक हरी रोशनी चमकी क्योंकि उसने ब्लेड डीमन को घुमाया, बाद वाले के सिर को जमीन का सामना करने के लिए मजबूर किया। ब्लेड डीमन कांप गया। उसने जल्दी से कहा, एक सैनिक मारा जा सकता है लेकिन अपमानित नहीं किया जा सकता। मुझे एक सम्मानजनक मौत चाहिए। एक ब्लेड डीमन योद्धा के रूप में वह दया की भीख नहीं मांगने वाला था। उसने इसे सामान्य सार्वभौमिक भाषा में फिर से कहा। उसके लिए ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इतना शक्तिशाली प्राणी सामान्य सार्वभौमिक भाषा न जाने। आर्य ने ब्लेड डीमन के शब्दों को सुना और हतप्रभ महसूस किया। इस आदमी ने क्या कहा? आर्य ने अपना सिर खुजलाया। ये ब्लेड डीमन उसके लुक की तारीफ कर रहा होगा। आर्य मुस्कुराया। मैं आपकी तारीफ स्वीकार करता हूँ, धन्यवाद। फिर उसने इस दोस्ताना ब्लेड डीमन को सिर के बल रेगिस्तान में गाड़ दिया। ब्लेड डीमन, नतीजतन आर्य ने इस ब्लेड डीमन की लाइफ फोर्स को बर्बाद करने के लिए विंड गॉड आर्ट का उपयोग किया। ब्लेड डीमन के मृत शरीर को देखने के बाद आर्य ने अपने आसपास स्कैन किया। दोनों पक्ष एक भयंकर लड़ाई में लगे हुए थे। आर्य के लिए उनकी शक्तियां कमजोर लग सकती थीं, लेकिन साधारण सैनिकों के लिए वे किसी भी समय मर सकते थे। उस शराबी ने उसे मदद करने के लिए ऊपर नहीं जाने दिया। पूरा युद्ध का मैदान इतना बड़ा था, स्वाभाविक रूप से वह इसे पूरी तरह से प्रबंधित नहीं कर सकता था। हालांकि वह अपने आसपास के क्षेत्र की रक्षा कर सकता था।
इस प्रकार आर्य ने अपनी मानसिक शक्ति फैलाई और 10 किलोमीटर की सीमा को कवर किया। स्थिति तुरंत आर्य के मस्तिष्क में प्रसारित हो गई। इस पल आर्य का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गईं। सूचना की मात्रा काफी बड़ी थी। इसने उसके मस्तिष्क को फुला दिया, जैसे कि वह भरे होने के कारण फट जाएगा। उसका मुंह हैंग गया। ये पहली बार था जब उसने पूरी शक्ति के साथ मानसिक शक्ति का उपयोग किया। उसने लगभग खुद को खाली कर दिया। उसने जल्दी से एक बैंगनी गोले का उपयोग किया और एक स्पष्ट ची उसके मस्तिष्क से बह गई। विशाल दर्द कम हो गया। फिर आर्य की आंखों में एक हरी रोशनी चमकी। आर्य से 5 किलोमीटर दूर एक ब्लेड डीमन ने एक घायल सैनिक पर भयानक रूप से अपना ब्लेड निशाना बनाया। सैनिक निराशा से भरा था और इस ब्लेड डीमन पर अपने जीवन की कीमत पर कुछ घाव छोड़ने की योजना बना रहा था जब ये ब्लेड डीमन अचानक जम गया। माहौल बहुत अजीब हो गया। सैनिक, ब्लेड डीमन। ब्लेड डीमन से भयानक मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। वह अपनी शक्ति के साथ एक विस्फोट बनाना चाहता था, लेकिन न केवल वह संघर्ष करने में विफल रहा, बल्कि वह बिल्कुल भी हिल नहीं सका। हताश सैनिक ने ब्लेड डीमन के चारों ओर घूमती हवा को देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। विंड गॉड आर्ट, ये सेकंड लेफ्टिनेंट आर्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट वास्तव में अच्छे थे। उन्होंने उसकी जान बचाई। वह भावुक हो गया। सैनिक ब्लेड डीमन पर मुस्कुराया। चूंकि सेकंड लेफ्टिनेंट ने इस ब्लेड डीमन को नहीं मारा, तो क्या वह चाहता था कि वह ऐसा करे? इस प्रकार सैनिक ने अपनी तलवार उठाई। ये दृश्य 10 किलोमीटर के दायरे में दोहराता रहा। काफी ब्लेड डीमंस जिनका हाथ ऊपर था, अचानक बिल्कुल नहीं हिल सके। धीरे धीरे मानव सैनिकों की संख्या ब्लेड डीमंस से अधिक हो गई, जिससे 2 के खिलाफ 1 की स्थिति बन गई। आर्य ने तब अपनी मानसिक शक्ति वापस ले ली और अपना माथा रगड़ा। वह थोड़ा बहुत तीव्र हो गया। अगर यह सब एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट और यहाँ तक कि आसपास स्पिरिट मार्शल स्टेट नहीं होता, तो वह भी इसे संभाल नहीं पाता। इसके बावजूद उसे लगा कि वह खाली हो गया है, लेकिन गनीमत थी कि उसकी वसूली बहुत शक्तिशाली थी। वह सोच रहा था कि वह विशेष ऊर्जा क्या थी जो नर शेर ने गिराई थी। इसने न केवल उसके शरीर और मानसिक शक्ति में बहुत सुधार किया, बल्कि उसकी वसूली क्षमता में भी सुधार किया। जब तक उसे कुछ आराम मिलता, वह ठीक हो पाएगा। जल्द ही इंसानों ने अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किए और ब्लेड डीमन रक्षा रेखा ढहने वाली थी। इस पल मानव सैनिकों के पास आखिरकार सोचने का समय था। ओह शिट, जियो जी, मुझे लगा कि तुम मरने वाले हो। क्या तुम्हारा विरोधी तुमसे 2 स्तर ऊपर नहीं था? मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन ये बेवकूफ़ अचानक हिलना बंद कर दिया और मैंने उसे काटने का मौका लिया। तुम भी, यहाँ भी वही, मैं भी। मुझे लगा कि कोई भगवान मेरी मदद कर रहा है। भगवान? क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये सेकंड लेफ्टिनेंट आर्य है। तुम उसकी विंड गॉड आर्ट के बारे में भी नहीं जानते। जाओ। सेकंड लेफ्टिनेंट आर्य यहाँ हैं। वह हमारे बेस में है। मैं ईर्ष्यालु हूँ। मैं बस उनसे हाथ मिलाना चाहता हूँ। इस बीच ब्लेड डीमन सन महसूस कर रहे थे। मेरे साथी सैनिक कहाँ गए? वे अभी एक पल पहले ठीक थे। वे सब कैसे गायब हो गए? अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी रक्षात्मक रेखा ढह जाएगी। इस प्रकार कुछ ब्लेड डीमन ने बेस को चेतावनी दी। यहाँ एक शक्तिशाली प्राणी था, उन्हें बैकअप की आवश्यकता थी। ब्लेड डीमंस का कमांडर, जो शहर की दीवार पर खड़ा था, उस दिशा में देखा जहाँ आर्य का युद्ध का मैदान था। उसकी लाल आंखें चमक उठीं। बेशक सभी ब्लेड डीमन सैनिक बाहर नहीं गए। कुछ बेस की रक्षा के लिए रुक गए। 2 अपच ओपनिंग स्टेट मध्य चरण भी स्पिरिट मेटल की रखवाली कर रहे थे। उसने आदेश दिया, उनके पास एक शक्तिशाली प्राणी है, तो हम 2 भेजेंगे। सिसिबाली और सिसिकिली को 10,000 रक्षक सैनिकों को लेने और हमला करने की अनुमति दें। शेष रक्षकों को उनकी अदृश्यता प्रकार के प्रोडिजीज को घुसने से रोकने के लिए सतर्क रहने दें। उसने आर्य के युद्ध के मैदान पर नजर डाली। 10,000 और सैनिकों और 2 कोर मार्शल स्टेट चरम चरणों को भेजना पर्याप्त होना चाहिए, है ना? ... ऊंचाई पर अंतरिक्ष के निर्वात के पास एक काली और सुनहरी आकृति एक दूसरे के विपरीत खड़ी थी। शक्तिशाली ची उनसे फट पड़ी, पास की जगह को विकृत कर दिया। नैना, जो सुपर सैयान मोड में थी, दबंगता से खड़ी थी क्योंकि उसने काले कवच वाले ब्लेड डीमन को देखा। नैना, आयरन फिस्ट, हम इतनी बार लड़े हैं और यह हमेशा ड्रॉ रहा है। कैसा रहे अगर हम इस बार बस देखें? ब्लेड डीमन ने दांत दिखाए। नैना ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, लेकिन अपना मुंह बंद रखा। वह पलक झपकते ही गायब हो गई और ब्लेड डीमन के पीछे उभरी। उसकी सफ़ेद मुट्ठी सुनहरी रोशनी के साथ बाहर निकली, जिसे अंतरिक्ष में स्पेसशिप के अंदर भी देखा जा सकता था। गड़गड़ाहट, भयानक बल टकराया। ब्लेड डीमन की आंखें भयानक रूप से चमक उठीं क्योंकि उसने जल्दी से 2 अंधेरे ब्लेड किरणों को काट दिया। मुट्ठी का बल और ब्लेड किरणें आपस में टकरा गईं, जगह को और भी विकृत कर दिया। यहाँ तक कि नीचे लड़ रहे अपच ओपनिंग स्टेट्स को भी शक्ति लहर को चकमा देना पड़ा।
एक मूके के बाद नैना ने अपने दांत भींचे। मुझे नैना कहा जाता है सिसिलिया, मैं आज तुम्हें कुचलने वाली हूँ, मरो। उसने उसे नैना आयरन फिस्ट कहने की हिम्मत कैसे की? सिसिलिया ने उग्र नैना को देखकर ठंडेपन से चार्ज किया। उसकी योजना काम कर गई। अन्य सभी शक्तिशाली इंसान यहाँ थे, केवल वह युवा शक्तिशाली प्राणी नहीं आया। उन्होंने खनन गुफा में उस युवा शक्तिशाली इंसान के बारे में जानकारी की लंबी खोज की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। वह स्पष्ट रूप से इतना मजबूत और प्रतिभाशाली था, लेकिन वह इतना अनसुना था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे उम्मीद थी कि इंसानों को वह तोहफा पसंद आएगा जो उसने उसके लिए तैयार किया था। उसने किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए इस युद्ध के मैदान के बाहर से उन 2 अपच ओपनिंग स्टेट्स को पाया। शार सिस्टम, युद्ध के मैदानों पर उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। वे 2 प्रोडिजीज थे जिनके पास गॉड आर्ट थी। उन दोनों के वहां होने के साथ, अगर उस युवा मानव प्रोडिजी ने उनके बेस में प्रवेश करने की हिम्मत की, तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। अगर ऐसा प्रतिभाशाली युवा मर गया तो मानव जाति को बहुत चोट लगेगी। वह स्पिरिट मेटल्स और उस प्रोडिजी के जीवन दोनों को ले लेगा। वह वास्तव में एक प्रोडिजी था। सिसिलिया को अपने बारे में बहुत अच्छा लगा। इस पल, युद्ध का मैदान जहां आर्य था, बहुत खुशहाल था। यह 1 के खिलाफ 2 और कभी कभी 1 के खिलाफ 3 भी था। ललिता ने बहुत पहले उस एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 8 ब्लेड डीमन को मार डाला था और एक एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 9 को भीषण लड़ाई लड़ते हुए पाया। यश और अन्य भी लड़ते रहे। इस पल 2 कोर मार्शल स्टेट ब्लेड डीमंस उड़ गए। भयानक दबाव ने तुरंत मानव हमले को धीमा कर दिया। 2 कोर मार्शल स्टेट्स के पीछे ब्लेड डीमन सैनिकों का एक काला पैच था। हालांकि वे अपने बल से दब गए थे, लेकिन मानव सैनिकों ने उन्हें दया के साथ देखा। क्या जीवित रहना अच्छा नहीं था? उनका सेकंड लेफ्टिनेंट आर्य यहाँ था। वे मरने के लिए इतने सारे क्यों लाए? कोर मार्शल स्टेट ब्लेड डीमंस को यह नहीं पता था और उन्होंने मानव सैनिकों को घातक रूप से देखा। उनकी मानसिक शक्ति बह गई, लेकिन कोई छिपा हुआ शक्तिशाली इंसान नहीं मिला। इस प्रकार दाईं ओर के ब्लेड डीमन ने ललिता की ओर एक ब्लेड किरण लहराए। उसके पास इतनी शक्ति थी जब वह केवल एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 3 थी। ऐसे प्रोडिजी को जीवित रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। युद्ध के मैदान में दोनों जातियों का खून हर जगह बिखर गया, जिससे रेत पीली हो गई। हवा बहती रही और खून की दुर्गंध बहुत दूर तक फैल गई। मानव दर्शकों और पत्रकारों को खून की तीव्र गंध महसूस हुई। पृथ्वी की दहाड़, टकराव और कंपन को सुनकर उन्होंने लड़ाई की तीव्रता को प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया। सुंदर पत्रकार स्पष्ट रूप से और अनुभवी युद्ध क्षेत्र की पत्रकार थी। दृश्य के बावजूद वह बिल्कुल चिंतित नहीं थी। इसके बजाय उसने जिम्मेदारी से स्थिति की सूचना दी। जब आर्य के क्षेत्र में अजीब घटना दिखाई दी तो उसने तुरंत इसे नोटिस किया। पूर्वी मोर्चे पर युद्ध जिले को देखो, वहां एक शक्तिशाली इंसान लगता है। ब्लेड डीमंस को अन्य क्षेत्रों की तुलना में यहां बहुत अधिक नुकसान हुआ। हमारी सेनाओं का लगभग कोई नुकसान नहीं हुआ है। चलो करीब से देखते हैं। इतनी तीव्र लड़ाई में क्षेत्रीय जीत स्पष्ट रूप से रोमांचक थी। उसकी आवाज़ भी ऊंची पिच पर थी। उन्होंने मेनफ्रेम को पूरे युद्ध के मैदान पर रखा और मानव सैनिकों पर जूम करने के लिए स्क्रीन को विभाजित कर दिया जो शेष ब्लेड डीमंस को खत्म कर रहे थे। यदि ऐसा ही चलता रहा तो मोर्चा टूटने में कुछ ही समय लगेगा। तब उससे बहुत सारे विकल्प मिलेंगे। यह क्षेत्र बहुत अच्छा कर रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम क्षेत्रीय जीत हासिल करेंगे। लेकिन वह शक्तिशाली इंसान कहाँ है? पत्रकार ने उलझन में पूछा। कैमरे ने इयान को पकड़ा जो एक एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 7 से लड़ रहा था और यश जो एक एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 6 से लड़ रहा था। इसने ललिता को भी पकड़ा जो एक एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 9 से लड़ रही थी। सुंदर पत्रकार ने ठंडी आंखों से कहा, ये गॉड आर्ट है। ये युवा योद्धा फेडरल यूनिवर्सिटी की एलीट क्लास में नए छात्र लगते हैं। ये ग्रह उनका परीक्षण मैदान था, लेकिन लड़ाई शुरू होने पर वे अभी भी लड़ाई में आए। इसे देख रहे दर्शकों ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। फेडरल यूनिवर्सिटी की एलीट क्लास, ये नए छात्र सबसे बड़े प्रोडिजीज थे। फिर भी वे युद्ध के मैदान पर लड़ेंगे, भले ही वे साधारण सैनिकों की तरह किसी भी समय मर सकते हैं। इससे उन युवाओं का खून और भी अधिक उबल गया जो सेना में शामिल होना चाहते थे। इससे कुछ सैनिकों के रिश्तेदारों को जटिल महसूस हुआ। हर कोई समान था, चाहे वे प्रोडिजीज हों, सैनिक हों या उच्च स्तर के हों। उच्च स्तर के लोग आसमान में लड़ रहे थे। ओह माय, मैं अपने बेटे को देखती हूँ, वह अभी भी जीवित है, ये बहुत अच्छा है। मैं अपने पति को देखती हूँ, वह जीवित है। रुको, वहाँ एक स्थिति लगती है, सुंदर पत्रकार ने सदमे में कहा। इस युद्ध के मैदान पर एक काले बालों वाला युवक था। उसके आसपास कुछ 100 मीटर की सीमा में कोई नहीं था। ब्लेड डीमंस और इंसान दोनों ने इस क्षेत्र से परहेज किया। इधर उधर भाग रहे कुछ ब्लेड डीमंस ने दूर से युवक को देखा और जल्दी से विपरीत दिशा में भाग गए।
अगर उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी तो वे इस युवक की ओर दौड़ने के बजाय वापस भागना पसंद करेंगे। हर कोई सन महसूस कर रहा था। क्या वे भयानक ब्लेड डीमंस नहीं होने वाले थे? वे क्या कर रहे थे? ये युवक बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक जब हर कोई उस विचार को पकड़े हुए था, एक ब्लेड डीमन जो एक खाली क्षेत्र में दौड़ रहा था और चार्ज कर रहा था, इस युवक को नोटिस करने में विफल रहा। दो मानव सैनिकों ने अजीब तरह से ब्लेड डीमन को देखा। उनकी आंखें दया से भरी थीं, इसलिए वे रुक गए। ये देखकर ब्लेड डीमन बस मुस्कुराने वाला था जब उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने देखा कि वह बिल्कुल नहीं हिल सकता था। इससे पहले कि वह सोच पाता, वह उल्टा हो गया और रेत में गाड़ दिया गया। फिर तीव्र दर्द था और कुछ नहीं। मानव सैनिकों का मुंह हैंक गया क्योंकि उन्होंने युवक को सलाम किया और अन्य ब्लेड डीमंस पर हमला करने के लिए चले गए। दर्शकों ने इसे देखा और फिर थोड़ा पीला चेहरे वाले लेकिन शांत दिखने वाले युवक को। वे गलत थे। ये युवक इतना अच्छा नहीं लग रहा था। वह काफी हैंडसम लग रहा था। उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि ब्लेड डीमंस उससे दूर क्यों भागे, लेकिन उन्हें उल्टा जमीन में क्यों गाड़ दिया। वे उत्सुक थे कि ब्लेड डीमंस जमीन में उल्टा क्यों गाड़े गए थे। तो ये तुम थे? यह इतना अजीब बुत है। इस पल सुंदर पत्रकार ने भी इसे देखा और उसकी आंखें चमक उठी क्योंकि वह मुस्कुराए। ऐसा लगता है कि यह सैनिक छिपा हुआ पावर हाउस है। उसका चेहरा थोड़ा अजीब था। यह पावर हाउस इतना छोटा था। उसने जारी रखा, यह सैनिक फेडरल यूनिवर्सिटी की एलीट क्लास में एक नया छात्र लगता है। चलो उसके विवरण देखें। सुंदर पत्रकार को इसमें दिलचस्पी थी। चेहरे की पहचान स्कैन से युवक का विवरण सामने आया। फिर उसने धीरे धीरे पढ़ा, आर्य 18, प्रथम वर्ष फेडरल यूनिवर्सिटी का एलीट क्लास छात्र, सैन्य रैंक सेकंड लेफ्टिनेंट। 18 वर्षीय फेडरल यूनिवर्सिटी के नए छात्र के लिए सेकंड लेफ्टिनेंट का रैंक थोड़ा बेतुका था। अगर ये प्रोडिजी बैरक्स होता तो वह इतनी हैरान नहीं होती। वह अभी भी पढ़ना जारी रखती है। सैन्य योग्यता। अपने मिशन के दौरान ब्लेड डीमंस के साथ विसंगति को नोटिस किया और चरम कोर मार्शल स्टेट शक्ति वाले ब्लेड डीमन प्रोडिजी को जीवित पकड़ लिया। उस हिस्से को पढ़ते समय उसकी आवाज़ तीखी हो गई। इसका मतलब था कि इस युवक के पास अपच ओपनिंग स्टेट के बराबर शक्ति थी। वह केवल 18 साल का था। यहाँ तक कि दर्शक भी हैरान थे। 18 साल का, अपच ओपनिंग स्टेट शक्ति। क्या वह अभी भी इंसान था? एक पल के सन्नाटे के बाद स्क्रीन पर शब्दों की एक पंक्ति दिखाई दी, यंग ड्यूक ऑफ अजयता। यह यंग ड्यूक की प्रतिभा वाला एक प्रोडिजी था। उसकी प्रतिभा यंग ड्यूक्स के बीच भी शीर्ष पर होगी। ओह शिट, यंग ड्यूक प्रतिभा। मुझे इस युद्ध के मैदान पर ऐसी प्रतिभा देखने की उम्मीद नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि यह क्षेत्र काफी अच्छा कर रहा था। उसके थोड़े पीले चेहरे को देखते हुए उसने अभी अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया होगा। ऐसे प्रोडिजी की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। क्या ये बहुत खतरनाक नहीं है? वे उच्च स्तर क्या सोच रहे हैं? क्या तुम नए हो? युद्ध के मैदान के इस स्तर में रहने वाला एक अपच ओपनिंग स्टेट पहले से ही सुरक्षा का एक रूप है, ठीक है। तुम उसकी और कैसे रक्षा करना चाहते हो? उसे स्पिरिट मार्शल स्टेट से लड़ने दें। मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ। वह मेरा सीनियर स्कूलमेट है। वह मेरा हाई स्कूल सीनियर स्कूलमेट है। ये चांग यांग टॉप एक हाई स्कूल का दूसरे वर्ष का छात्र था। जिस सीनियर स्कूलमेट की उसने सबसे अधिक प्रशंसा की वह आर्य था, जिसे फेडरल यूनिवर्सिटी में गारंटीड एंट्री मिली थी। उसे युद्ध स्थल पर अपने सीनियर स्कूलमेट की वीरतापूर्ण आकृति देखने की उम्मीद नहीं थी। ये बहुत रोमांचक था। नहीं, मुझे क्लास ग्रुप चैट को ये बताना होगा। नहीं, मैं इसे स्कूल नेट पर कहूँगा। इस गर्म खून वाले जूनियर स्कूलमेट ने तुरंत इस लाइव स्ट्रीम को अपनी स्कूल वेबसाइट पर साझा किया। शीर्षक था, युद्ध का मैदान जिस पर सीनियर स्कूलमेट आर्य है। जल्द ही काफ़ी छात्रों ने क्लिक किया। इस पल आलोक और अन्य ने आर्य को देखकर आसानी से सांस ली। वह ठीक था। आर्य के पीले चेहरे को देखकर सुमन का दिल थोड़ा दुख गया। मेरे अच्छे लड़के का चेहरा इतना खराब क्यों लग रहा है? क्या वह घायल है? ईशानी और अलीशा ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में चिंता थी। केवल आलोक और आदित्य ने बेबसी के साथ एक दूसरे को देखा। कोई युद्ध के मैदान पर घायल कैसे नहीं हो सकता? कहावत क्या थी? हर निशान एक आदमी का गौरव है। इस पल दृश्य बदल गया। दो ब्लेड डीमंस उड़ गए। उनके पीछे ब्लेड डीमन सेना का एक काला द्रव्यमान था। सुंदर पत्रकार की आंखें चौड़ी हो गईं। अच्छा नहीं है, ब्लेड डीमन सुदृढ़ीकरण यहाँ हैं। हर किसी ने चर्चा करना बंद कर दिया और स्क्रीन को देखा। ये प्रोडिजी पहले से ही घायल था। दो ऐसे लग रहे थे जो उड़ सकते थे। क्या वह एक कोर मार्शल स्टेट और उससे ऊपर था? क्या ये प्रोडिजी इसे संभाल पाएगा? युद्ध के मैदान में कोर मार्शल स्टेट ब्लेड डीमन की तलवार की किरण ने एक चीखती हुई आवाज निकाली जब ये ललिता की ओर झूली। स्क्रीन के सामने हर किसी की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उन्होंने अपनी सांस रोक ली। हालांकि इन दोनों ब्लेड डीमंस ने सेकंड लेफ्टिनेंट आर्य को नोटिस नहीं किया,
लेकिन ये छोटी लड़की काफ़ी उत्कृष्ट प्रोडिजी लग रही थी। वह काफ़ी सुंदर भी लग रही थी। वे उसे ऐसे मरते हुए नहीं देखना चाहते थे। ये देखकर आर्य निशब्द था। क्या ललिता के पास घात को आकर्षित करने की प्रतिभा थी? उसे उस एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 8 ब्लेड डीमन ने घात लगाया था और अब ये कोर मार्शल स्टेट चरम चरण उस पर एक आश्चर्यजनक हमला कर रहा था। ललिता को एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 9 ब्लेड डीमन के हमलों को चकमा देने में कठिनाई हो रही थी। जब उसने अपने पीछे हमले को महसूस किया तो उसकी अभिव्यक्ति अभी भी ठंडी थी। उसका प्रतिद्वंद्वी गुर्राया। ये युवा मानव महिला स्पष्ट रूप से कल्टिवेशन स्तर के मामले में उससे बहुत कमजोर थी, लेकिन वह उसके साथ रहने के लिए अपनी गॉड आर्ट पर निर्भर थी। ये वास्तव में कष्टप्रद लगा। गनीमत थी कि वह मरने वाली थी। इस समय ललिता की ओर जाने वाली ब्लेड किरण हवा द्वारा उड़ा दी गई लग रही थी। ब्लेड किरण एक व्हाइट बोर्ड से चाक की तरह गायब हो गई। माहौल बहुत शांत हो गया, लेकिन इस क्षेत्र में सभी ब्लेड डीमन अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को रोक नहीं सके, जिसमें 2 कोर मार्शल स्टेट्स भी शामिल थे। वे जानते थे कि यहाँ एक शक्तिशाली प्राणी था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह इस स्तर पर था। सिसिबाली और सिसिकिली को लगा कि अब दुनिया में कोई गर्मी नहीं है। इन बेवकूफ़ सैनिकों ने उन्हें खेला। अगर वे जानते कि यह शक्ति का स्तर है तो वे निश्चित रूप से नहीं आते। वे महसूस कर सकते थे कि शक्तिशाली प्राणी की नज़र उन पर टिकी हुई है। अंतर इतना बड़ा था कि वे ये भी महसूस नहीं कर सकते थे कि वह कहाँ था। उन ब्लेड डीमंस ने सोचा कि उनका उद्धारकर्ता आ गया है, लेकिन अंत में वह उद्धारकर्ता बिल्कुल विश्वसनीय नहीं लग रहा था। उन्होंने ये भी महसूस किया कि इस दुनिया में कोई गर्मी नहीं बची है। वे अपने दिलों में भी दहाड़ रहे थे। क्या उनका कमांडर एक मंदबुद्धि था? उसने 2 कचरा क्यों भेजे? वे 10,000 ब्लेड डीमंस जो आगे बढ़ रहे थे ने तुरंत अपनी गतिविधियों को रोक दिया। उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। ये बहुत अजीब था। वे न तो आगे बढ़ सकते थे और न ही पीछे हट सकते थे। अगर वे आगे गए तो वे मर जाएंगे। हालांकि अगर वे पीछे हटते तो सैन्य आदेश उनकी पीठ के पीछे पहाड़ की तरह था। उन्होंने भी महसूस किया कि इस दुनिया में कोई गर्मी नहीं है। उनमें से कुछ काम भी रहे थे। इस बीच मानव सैनिक हवा में फंसे 2 कोर मार्शल स्टेट ब्लेड डीमन पर मुस्कुराए। क्या वे तब बहुत घमंडी नहीं थे? घमंडी बने रहो, हमारे पास सेकंड लेफ्टिनेंट आर्य यहाँ हैं। आर्य ने एक भौं उठाए और ब्लेड डीमन बेस पर नजर डाली और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। फिर आर्य की आंखों में एक हरी रोशनी चमकी क्योंकि उसने 2 कोर मार्शल स्टेट ब्लेड डीमंस पर अपने दोनों हाथ बढ़ाए। इधर आओ। 2 ब्लेड डीमंस तुरंत आर्य की ओर बह गए। वे दहाड़े और मुक्त होने की कोशिश करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया। हालांकि आर्य के पास अब कम से कम अपर्चर ओपनिंग स्टेट शक्ति थी। वह इन 2 कोर मार्शल स्टेट्स को कैसे भागने दे सकता था? एक छोटे से पल में 2 ब्लेड डीमंस आर्य की ओर खींचे गए। जब उन्होंने आर्य की उपस्थिति देखी तो उनकी पुतलियां फैल गईं। उन सभी कोर मार्शल स्टेट्स और उससे ऊपर को उन लोगों की सभी तस्वीरों की समीक्षा करनी थी जो स्पिरिट मेटल खदान के लिए खतरा पैदा कर सकते थे। वे खतरे अपर्चर ओपनिंग स्टेट और उससे ऊपर थे। आर्य उनमें से एक था। स्पष्ट रूप से उन्हें आर्य के यहाँ होने की उम्मीद नहीं थी। इस आदमी ने उनके 2 अपर्चर ओपनिंग स्टेट्स को मार डाला और फिर भी उन्होंने खुद को उसे सौंप दिया। आर्य ने अपनी ठुड्डी को छुआ। ये 2 कोर मार्शल स्टेट्स ब्लेड डीमंस के मध्यम स्तर के अधिकारी होने चाहिए, है ना? क्या वह उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होगा? उदाहरण के लिए बेस में क्या स्थिति थी? बेशक वह ये नहीं सोचेगा कि बेस अब खाली था। बेस निश्चित रूप से यहाँ से अधिक खतरनाक था, लेकिन अगर वह व्यवस्थाओं को जानता तो वह इसके लिए तैयारी कर सकता था। मुझे पहले सोचने दो, चिंता मत करो। फिर आर्य की आंखें चमक उठीं। उसके पास एक बहुत अच्छा विचार था। इयान की गॉड आर्ट मानसिक शक्ति प्रकार की लग रही थी। क्या वह एक कबूलनामा मजबूर करने में सक्षम होगा? हालांकि इयान का कल्टिवेशन स्तर बहुत कम था। ये दोनों कोर मार्शल स्टेट चरम चरण थे। ये बहुत कठिन था, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं था, है ना? मैं बहुत होशियार हूँ। आर्य को लगा कि उसका IQ छत के माध्यम से था और तुरंत घमंडी हो गया। ठीक जब आर्य यान को बुलाने की योजना बना रहा था, सिसिबाली और सिसिकिली ने आर्य की अभिव्यक्ति पढ़ी और एक दूसरे को देखा। इस इंसान की अभिव्यक्ति पढ़ना बहुत आसान था। वह निश्चित रूप से उनसे पूछताछ करने की योजना बना रहा था। उन्हें नहीं पता था कि पूछताछ के बाद उन्हें जीने दिया जाएगा या नहीं, लेकिन भले ही वे होते, उन्हें ब्लेड डीमन जाति में वापस मौत से कहीं अधिक दर्द प्राप्त होता। इसके अलावा वे निश्चित रूप से अपनी जाति को धोखा नहीं देंगे। हालांकि इस यंग ड्यूक ने उनकी स्पिरिट फोर्स को सील कर दिया था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से पर्याप्त अनुभवी नहीं था। वह उनकी मानसिक शक्ति आत्महत्या को रोकने में सक्षम नहीं था। उनकी आंखों में हताशा चमक उठी और फिर उनकी मानसिक शक्ति फट गई। आर्य, ये दोनों बस ऐसे ही मर गए। वे कैसे मरे?
आर्य सन महसूस कर रहा था। उसने उनकी स्पिरिट फोर्स को सील करने के लिए विंड गॉड आर्ट का उपयोग किया। वह बेहद निराश महसूस कर रहा था। इस पल दर्शकों ने देखा कि 2 कोर मार्शल स्टेट ब्लेड डीमंस को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने खुशी मनाई। हमारा मानव यंग ड्यूक बहुत मजबूत है। मैं चिंतित था कि क्या सेकंड लेफ्टिनेंट चोटों के कारण इसे संभालने में सक्षम नहीं होंगे। अब ऐसा लग रहा था कि मुझे बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। वह मेरा सीनियर स्कूलमेट है जो अनुभवी थे। उदाहरण के लिए आदित्य ने आह भरी। अलीशा आर्य के लिए खुश थी, लेकिन जब उसके पिता ने आह भरी तो उसने जल्दी से पूछा, क्या बात है पिताजी? क्या सीनियर भैया किसी तरह के खतरे में हैं? ईशानी ने भी नर्वस होकर देखा। आलोक और सुमन के लिए भी यही था। आदित्य ने मुस्कान के साथ अपना हाथ लहराया। तुम लोग बहुत नर्वस हो। आर्य ठीक है, लेकिन वह बहुत अनुभवहीन है। इस स्तर के ब्लेड डीमंस मानसिक शक्ति आत्महत्या तकनीक जानते हैं। तुम्हें आत्महत्या को रोकने के लिए उनकी मानसिक शक्ति को सील करने की आवश्यकता है। ईशानी ने भौहें सिकोड़ी। क्या भैया ने पहले ब्लेड डीमन प्रोडिजी को नहीं पकड़ा था? वह प्रोडिजी आत्महत्या करने में सक्षम क्यों नहीं था? आदित्य ने समझाया, उस प्रोडिजी ने अपनी सारी मानसिक शक्ति का उपयोग कर लिया होगा कि वह आत्महत्या नहीं कर सका, या उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किसी प्रकार की आत्महानिकारक तकनीक का उपयोग किया। ईशानी ने एहसास में सिर हिलाया। अलीशा ने प्रतिक्रिया दी, तो सीनियर भैया बेस के बारे में जानकारी निकालने की योजना बना रहे थे, लेकिन इन दोनों ने आत्महत्या कर ली। कोई आश्चर्य नहीं कि सीनियर भैया इतने निराश लग रहे थे। आदित्य मुस्कुराया। कुछ चीज़ों को अनुभव की आवश्यकता होती है। वह बच्चा फिर से वही गलती नहीं करेगा। कुल मिलाकर उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा है। आदित्य को लगा कि आर्य ने वही किया जो एक यंग ड्यूक को करना चाहिए। अपनी जाति की रक्षा करो और दुश्मनों को मारो। आर्य जल्द ही इससे उबर गया। आर्य की आंखों में एक हरी रोशनी चमकी और उसने दोनों को दूसरे ब्लेड डीमन के साथ एक त्रिकोण बनाते हुए गाड़ दिया। आर्य ने संतुष्टि में सिर हिलाया। उसके पास काफी ज्यामितीय सोच थी। वह बहुत होशियार था। बाकी ब्लेड डीमन सैनिकों ने यह देखा और बहुत बुरा महसूस किया। वे भागना चाहते थे, लेकिन अगर वे वापस भागते तो उन्हें मार दिया जाता। निराशा। मानव सैनिकों को लगा कि उनके दिल अब इसे संभाल नहीं सकते। उन्हें वास्तव में लगा कि यह जानना दुनिया को तोड़ने वाला था कि आर्य को ब्लेड डीमंस को उल्टा गाड़ने का ये बुत था। वह अचानक इसमें क्यों बदल गया? उन्हें अच्छी तरह से व्यवहार करने वाला सेकंड लेफ्टिनेंट आर्य वापस दो। सुंदर पत्रकार और दर्शकों ने भी ब्लेड डीमन त्रिकोण को बदहवासी में देखा और फिर आर्य ने खुशी से सिर हिलाया। उन्होंने अपना दिल थाम लिया। शैली में ये बदलाव बहुत ज्यादा था। उसे ब्लेड डीमंस के साथ खेलने में बहुत मजा आ रहा था। 2 कोर मार्शल स्टेट ब्लेड डीमंस के साथ व्यवहार करने के बाद आर्य ने दूर से अस्पष्ट ब्लेड डीमन बेस को देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने पहले ही तूफान खड़ा कर दिया था। क्या कोई उसके पीछे आएगा? युद्ध के मैदान पर उसे दूसरे पक्ष के प्रतिशोध के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। आखिरकार खुशी एक कीमत के साथ आती है। आसमान में उसे केवल एक छोटे भाई की तरह माना जाएगा। हालांकि जमीन पर वह एक भगवान की तरह था। इस तरह लोग उसे निशाना बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, लेकिन यह वास्तव में वही है जो आर्य चाहता था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उनके पास यहाँ बहुत बड़ा लाभ था, लेकिन तुलना में बेस निश्चित रूप से बहुत खतरनाक था। यह एक अथाह गड्ढा हो सकता है। आर्य ने ऐसा करने की हिम्मत की क्योंकि उसके पास अब पुनर्योजी गॉड आर्ट थी। जब तक वह मर नहीं जाता, वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। जहां तक कि कैसे छिपना है, क्या मजाक है? वह कब से किसी से डरता था। आर्य का रवैया अभी बहुत स्पष्ट था। वह ब्लेड डीमन बेस में कमांडरों को एक संदेश भेज रहा था, मुझ पर आओ। जब आर्य बेस को देख रहा था, बेस का कमांडर भी उसे स्क्रीन के माध्यम से देख रहा था। मारने का इरादा फैल गया क्योंकि उसकी खूनी आंखें चमक उठीं। यहां तक कि उसके आसपास के वाइस कमांडर भी पीछे हट गए। इस कमांडर के पास अपर्चर ओपनिंग स्टेट प्राथमिक चरण की शक्ति भी थी, लेकिन वह जानता था कि अगर वह उस मानव छोकरे से लड़ता तो यह आत्महत्या के बराबर होगा। उस मानव छोकरे ने पहले ही 2 अपर्चर ओपनिंग स्टेट्स को मार डाला था। बेस के मुख्य कमांडर के रूप में वह किसी से लड़ने नहीं जा सकता था। लेकिन बेस में केवल 2 अपर्चर ओपनिंग स्टेट मध्य चरण बचे थे। उन्हें स्पिरिट मेटल की रक्षा करने की आवश्यकता थी। उन्हें हिलना नहीं चाहिए। ये बहुत कष्टप्रद था क्योंकि वह उस मानव छोकरे के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद कमांडर ने कर्कश आवाज में कहा, उस क्षेत्र को छोड़ दो, उस इंसान को बेस पर आने दो। उसकी आवाज बहुत ठंडी थी। अगर वह आने की हिम्मत करता है तो मैं उसे सच्ची निराशा से अवगत कराऊंगा। वाइस कमांडर ने सिर हिलाया और चला गया। युद्ध के मैदान पर आर्य ने देखा कि ब्लेड डीमन बेस से लंबे समय तक कोई हलचल नहीं हुई। पफ्ट काय। इस पल 10,000 सुदृढ़ीकरण को कुछ समाचार प्राप्त हुए और वे वापस भाग गए।
इन ब्लेड डीमन सैनिकों को आखिरकार कृतज्ञता महसूस हुई। ये बेवकूफ़ कमांडर अंततः उपयोगी था और उन्हें पीछे हटने की अनुमति दी। जब तक वे बेस पर वापस भागते, यह उनके लिए एक बड़ी जीत होगी। भयानक ब्लेड डीमन सुदृढ़ीकरण को वापस भागते देख आर्य और सैनिक सन महसूस कर रहे थे। वे अचानक क्यों भाग गए? दर्शक भी सन थे। क्या ये सैनिक सुदृढ़ीकरण नहीं थे? क्या हो रहा है? उन्हें आदेश मिले। यह अच्छा नहीं है। ब्लेड डीमंस आर्य को एक जाल में फंसाना चाहते हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में सुरक्षा छोड़ दी। हम क्या करें? मुझे कैसे पता चलेगा? अगर मुझे पता होता तो मैं युद्ध की कमान संभाल रहा होता, यहाँ टिप्पणी नहीं कर रहा होता। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अलीशा और ईशानी ने चिंता के साथ देखा। ईशानी ने उस पांडा प्लशी को कसकर पकड़ लिया और प्रार्थना की, भैया कृपया सुरक्षित रहना। अलीशा ने भी अपने हाथ एक साथ भींच लिए। सीनियर भैया, मैंने बहुत सारे नए व्यंजन सीखे हैं। जब आप वापस आएंगे तो मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी। आपको जीवित वापस आना होगा। हवाएं चलीं और पूरी लड़ाई खून की गंध से महक रही थी। आर्य ने इस पर भौहें सिकुड़ीं। ऐसा लग रहा था कि बड़ी संख्या में लोग मारे गए। हालांकि उसके पास के सैनिकों की लगभग शून्य हताहत थी, लेकिन अन्य क्षेत्रों में स्थिति बहुत तीव्र रही होगी। ब्लेड डीमंस को पीछे हटते देख आर्य का चेहरा डूब गया। वे अपनी मर्जी से आए और चले गए। ये रेखा के ऊपर था। जब वे वापस गए तो शायद बेस में भीषण लड़ाई होगी। उस स्थिति में उसे उन्हें वापस क्यों जाने देना चाहिए? युद्ध के मैदान पर उसे अपनी मानसिक शक्ति को बहुत कसकर नियंत्रित करना पड़ा ताकि इंसानों को चोट न लगे। वह कठिन था, लेकिन इस स्थिति ने आर्य को उन सभी को हैक करने के लिए मजबूर कर दिया। इस पल आर्य की आंखें चमक उठीं। तीव्र युद्ध की लहरों ने विशाल हवाएं पैदा कीं। विंड एलिमेंट बहुत सक्रिय था। ये इन्फर्नो का उपयोग करने का सही समय था। आर्य ने दांत दिखाए। मजा करने का समय है। उसकी आंखों में हवा बही जब वह ऊपर तैरा। उसने ब्लेड डीमंस की दिशा में अपना हाथ बढ़ाया और पूरी शक्ति के साथ अपनी विंड गॉडार्ड का उपयोग किया। तुरंत कुछ 100 मीटर आगे 5 मीटर ऊंचा बवंडर दिखाई दिया। इसने ये हल्की हरी रोशनी उत्सर्जित की जो तेजी से घूमी। रेत को एक पीला अजगर बनाने के लिए ऊपर ले जाया गया। वह कुछ कूल लाइनें कहना चाहता था, लेकिन उसे याद आया कि उसे अपने सैनिकों के लिए एक अच्छा उदाहरण स्थापित करना था और अपनी वीरतापूर्ण छवि बनाए रखनी थी। इस प्रकार आर्य ने ठंडा और उदासीन अभिनय किया। जाओ। घूमते हुए बवंडर ने भागते हुए ब्लेड डीमंस की दिशा में पीछा किया। जैसे ही बवंडर आगे बढ़ा, इसने आसपास के विंड एलिमेंट को निगल लिया और तेजी से गति बढ़ाई। इस पल आर्य के पास एक और दिलचस्प विचार था। आर्य की आंखों में एक लाल रोशनी चमकी और घूमते हुए हवाओं के बीच ऐसी लाल रोशनी जल उठी। रोशनी लपटों में बदल गई थी। घूमता हुआ रेत का बवंडर एक उग्र बवंडर में विकसित हुआ। हवा ने आग को और मजबूत बना दिया। बवंडर 10 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर तक फैल गया। तापमान बढ़ता गया और रेत को क्रिस्टल जैसे रूप में बदल दिया। यहाँ तक कि हवा भी धीरे धीरे विकृत होने लगी। तुरंत हवा बहुत गर्म हो गई। पूर्वी मोर्चे पर मानव सैनिकों और ब्लेड डीमन सैनिकों सभी ने इसे महसूस किया। कुछ सैनिक देखने से खुद को रोक नहीं सके। जब उन्होंने ज्वलंत बवंडर देखा जो 300 मीटर से अधिक ऊंचा था, तो वे अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को रोक नहीं सके। ज्वलंत बवंडर 2 किलोमीटर आगे ब्लेड डीमन सैनिकों के एक समूह का पीछा कर रहा था। उनके चेहरे आतंक से भरे थे। इस बीच मानव सैनिकों का मनोबल उच्च था। आगामी लड़ाई में मानव सैनिकों को काफी लाभ हुआ। इस क्षेत्र में विंड एलिमेंट बहुत सक्रिय था। बवंडर लगातार शक्ति जमा कर रहा था। हर पल यह मजबूत और मजबूत होता जा रहा था। इसने लपटों की तीव्रता को भी बढ़ा दिया। युद्ध का मैदान ब्लेड डीमन बेस से केवल 10 किलोमीटर दूर था। वर्तमान में बवंडर ने दूरी का केवल 1/3 हिस्सा कवर किया था, लेकिन बवंडर की ऊंचाई पहले ही 600 मीटर से अधिक हो गई थी। कुछ होशियार ब्लेड डीमंस ने प्रतिक्रिया दी और दहाड़े, किनारों पर भागो, बवंडर को बेस पर वापस मत लाओ। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके साथी ब्लेड डीमंस उन्हें मौत का श्राप देंगे। फिर ब्लेड डीमंस ने प्रतिक्रिया दी और अलग होने का फैसला किया। इस पल यदि बवंडर अपनी दिशा बदलता तो आधे ब्लेड डीमंस मर जाते, लेकिन बाकी आधे बच जाते। ये सबको मरने देने से बेहतर था। हर तरफ के ब्लेड डीमंस ने प्रार्थना की कि बवंडर दूसरी तरफ मुड़ जाएगा। ठीक जब वे प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने बवंडर के खींचने वाले बल को कमजोर होते महसूस किया। ब्लेड डीमन सैनिक, उन्होंने उलझन में चारों ओर देखा और फिर वे सभी जम गए। ये बवंडर किसी तरफ नहीं मुड़ा। ये सीधे उनके बेस के लिए चला गया।